15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाया। देखिए, हमारे और आपके वोट के लिए राजनीतिक पार्टियां जो प्रचार प्रसार करती हैं, अपना एजेंडा चलाती हैं, अपने तंत्र को चलाती हैं, दफ्तर को चलाती हैं, इसके लिए उन्हें जरूरत होती है चंदे की। ये चंदा हम और आप दें, अलग अलग कंपनियां दें, इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दें तो हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है। ये पारदर्शिता से बाहर हो जाता है, तब समस्या होती है। कई चुनावी एक्टिविस्ट्स ने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला किसने दिया, इस फैसले में क्या क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इस बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला, इस सब मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का शो समझे आसान भाषा में। बात शुरू करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई तत्काल इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने से रोक दे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एसबीआई को ही आदेश इसलिए दिया क्योंकि एसबीआई ही देश का इकलौता ऐसा बैंक है जो सरकारी है और इसके पास चुनावी चंदे के लिए जारी होने वाले बॉन्ड जारी करने का हक है। इस बॉन्ड पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। बॉन्ड पर फैसला सुनाने वाली संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जज शामिल थे। इसमें है देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस जमशेद बुरजोर पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा पाने वाली राजनीतिक पार्टियों की डिटेल तैयार करो, इसमें हर किस्म का विवरण हो और एसबीआई इसे 6 मार्च 2024 तक केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंप दे। केंद्रीय चुनाव आयोग इन सारी डिटेल्स को 13 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दे, यानी पब्लिक कर दे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन पार्टियों ने बॉन्ड अभी तक अपने खाते में जमा नहीं कराया है, वो सभी अपने बॉन्ड को वापस कर दें। इस फैसले पर अमल आने के बाद हमें और आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश के राजनीतिक दलों के पास कितना पैसा चंदे के रूप में जा रहा है और इसे कौन दे रहा है। चंदा देने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। ये पारदर्शिता होनी जरूरी है ताकि हमें ये पता चल सके कि कहीं अपने व्यावसायिक हितों के चलते तो पार्टियों को चंदा तो नहीं दिया जा रहा, कहीं किसी व्यक्ति या कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी नीतियों में या पॉलिसी में फेरबदल तो नहीं किया जा रहा। अब बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। तो ये तो सब जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को अपने एजेंडे के प्रचार प्रसार के लिए, दफ्तर के लिए पैसों की जरूरत होती है। इस काम के लिए मिलता है उन्हें चंदा। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि चंदा किसने दिया, कितना दिया, ताकि हमें पता चल सके कि पार्टियों को कौन समर्थन दे रहा है। ये बेहद जरूरी इसलिए भी है ताकि सरकारी नीति और पॉलिसी के स्तर पर कोई भेदभाव न हो और इसी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड की जवाबदेही तय करने के लिए कोर्ट में ये मामला चल रहा था। 2017-18 में केंद्र की मोदी सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम देश के सामने पेश की थी। अरुण जेटली ने राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में स्कीम पेश की। उन्होंने एक व्यक्ति की ओर से नकद चंदे की सीमा 2000 रुपए तक सीमित कर और चुनावी बॉन्ड योजना प्रस्तावित करते हुए कहा था, भारत में राजनीतिक वित्त पोषण की व्यवस्था में शुचिता की जरूरत है। इस बिल पर संसद में खूब हंगामा भी हुआ था। इस बिल को लाने का मकसद सरकारी खजाने से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि एक नीतिगत फैसला था। इसके बावजूद सरकार ने इसे मनी बिल के रूप में पेश किया लोकसभा में और वहां पास करा लिया ताकि राज्यसभा में इसे पास कराने की जरूरत न पड़े। साल 2018 में कानून की अधिसूचना जारी हुई, तब सरकार ने इसके बारे में यह कहा कि राजनीतिक फंडिंग, पारदर्शिता और काले धन के दखल को रोकने के लिए ये एक महत्वपूर्ण सुधार है और इससे भ्रष्टाचार से लड़ाई में मदद मिलेगी। सरकार ने अपने सबसे बड़े बैंक यानी एसबीआई को यह अधिकार दिया कि वो ही इस बॉन्ड को जारी कर सकता है। लोग एसबीआई में जाकर ये बॉन्ड, जो एक तरह का कागज है, एक तय धनराशि देकर इसे खरीद सकते हैं और फिर वो इसे अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक गिफ्ट वाउचर की तरह है। इसे हर 3 महीने के अंतर से साल में 4 बार रिलीज किया जाएगा, यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में ये बॉन्ड इश्यू होगा। इश्यू होने के बाद 10 दिन के भीतर चंदा देने की इच्छुक व्यक्ति इस बॉन्ड को बैंक से खरीद सकते हैं और इसकी कीमत दे सकते हैं। इसकी कीमत है 1000, 1 लाख, 10 लाख और 10 करोड़। चंदा देने के इच्छुक लोग एसबीआई की तयशुदा शाखा से, जिसमें पैसे जमा करके ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड खरीदने के 15 दिन के अंदर आप इसे अपनी पसंद वाली पार्टी को चंदे के रूप में दे सकते हैं। फिर ये पार्टी इन बॉन्ड्स को भुनाकर पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर कर लेगी। इस स्कीम के तहत बॉन्ड भुनाने वाली पार्टी को ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी कि बॉन्ड उनके पास कहां से आया। दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक को भी बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था कि उसके यहाँ किसने कितने बॉन्ड खरीदे
और इस बात पर सवाल भी होना शुरू हो गया, क्योंकि चुनावी चंदे में पारदर्शिता की जरूरत है और ये लोकतांत्रिक मूल्य है। इस स्कीम से सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि चंदा देने वाला का भी फायदा था। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले लोग या कंपनी इस पर लगे इनकम टैक्स के रिफंड के हकदार होते हैं। यही नहीं, राजनीतिक पार्टियां भी इस बॉन्ड को भुनाने पर लगने वाले इनकम टैक्स को रिफंड करती हैं। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में दामिनी नाथ की रिपोर्ट में से ये पता चला कि किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना चंदा मिला है। साल 2017 से 2022 के बीच इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई ने 9,208 करोड़ 23 लाख रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे। इसमें से बीजेपी को मिले 5,271 करोड़ 97 लाख यानी कुल पैसे का 57%। कांग्रेस को मिले 992 करोड़ 29 लाख कुल पैसे का 10%। टीएमसी को 767 करोड़ 88 लाख यानी कुल पैसे का करीब 8%। बीजेडी को मिले 622 करोड़, डीएमके को मिले 431 करोड़, वहीं एनसीपी आप जेडीयू को 100 करोड़ से थोड़ा सा कम। वहीं बसपा, सीपीआईएम और मेघालय की सत्ताधारी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी ने चुनाव आयोग को यह बताया कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक भी रुपया नहीं मिला है। ये सब आंकड़े साल 2018 से 22 के बीच के हैं। 2022-23 के वित्त वर्ष की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, इस चुनाव आयोग ने अभी तक पब्लिश नहीं किया है। यानी लगभग सभी चर्चित पार्टियां चंदे का फायदा उठा रही थी, लेकिन वो ये बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि उन्हें चंदा किसने दिया। अगर ये पता चल जाता तो स्थिति एकदम पारदर्शी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। भारतीय चुनाव आयोग और आरबीआई ने भी इस स्कीम पर अपनी आपत्ति जताई थी लिखित में। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 31 अक्टूबर 2023 से सुनवाई शुरू हुई। मामले में एक तरफ याचिकाकर्ता थे तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार, क्योंकि 2018 में मोदी सरकार ही इस स्कीम को लाई थी। सुनवाई से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को ही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए ही अपना बयान दिया। इस बयान में उन्होंने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी प्राप्त करने का जो हक भारत के नागरिकों को मिला है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के तहत आता है, यानी जरूरत पड़ने पर सूचना देने से इनकार भी किया जा सकता है। इस हलफनामे के बाद ये साफ हो गया कि सरकार का इस स्कीम पर क्या रुख है। 31 अक्टूबर को सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहे थे कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और संजय हेगड़े जैसे वकील। वहीं सरकार की तरफ से मौजूद थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। 2 नवंबर 2023 को इस केस पर आखिरी बार बहस हुई। इसके तहत अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे 15 फरवरी 2024 को सुनाया गया। अगर इस फैसले को अमल में लाया गया तो 13 मार्च 2024 देश के लिए वो ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि इस दिन आप ये जान सकेंगे कि हमारी राजनीतिक पार्टियों को कौन कौन कितना चंदा दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमारा लोकतंत्र थोड़ा और पारदर्शी हो जाएगा। इससे चुनाव पर जो असर पड़ेगा उसका नतीजा तो जल्दी दिख ही जाएगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।